Hello guys, welcome back to my channel Nivi's Study Corner. Guys, I know I haven't posted since the last video and yeah, it's really been long. I apologize for that and I promise it won't happen again. I'm gonna be posting every video on time and yeah, I'm here again with another video, and in this video we are gonna be learning a new poem by John Donne, which is The Canonization. So let's get into the video. Alright, let's begin. तो गाइज जॉन डन एक 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोइट थे. नाउ व्हाट इज मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटा मतलब आफ्टर, फिजिक्स मतलब फिजिकल, आफ्टर द फिजिकल. अब आफ्टर द फिजिकल का भी क्या मतलब होता है? हम मेटाफिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? मेटाफिजिक्स में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं, वो फैक्ट्स पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली और लॉजिकली. आप उसे लैब में कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करके आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि हाँ ये मैंने प्रूव कर दिया, ये एविडेंस है. तो हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं या फिर आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं, भूत एग्जिस्ट करते हैं? नोबडी नोज ना, किसी ने कभी देखा नहीं है. तो इन्हें इन्हें आप साइंटिफिकली या कुछ भी ऐसा करके फिलोसफिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, पर आप उन्हें प्रूव नहीं कर सकते. कोई एविडेंस नहीं है आपकी इस बात को, अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो हम मेटाफिजिक्स में वो चीज़ें पढ़ते हैं जो बियॉन्ड फिजिकल है. तो मेटाफिजिक्स का मेटाफिजिकल पोइट्री मतलब स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल पोइट्री. तो जॉन डन ने यहाँ पे स्पिरिचुअल पोइट्री, ये स्पिरिचुअल पोएम लिखी है, द कैनोनाइजेशन. अब कैनोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? कैनोनाइजेशन का मतलब होता है जब एक ऑर्डिनरी धार्मिक इंसान, रिलीजियस पर्सन, सेंट में कन्वर्ट हो जाता है. हम उसे आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, आप आगे पढ़ेंगे. एक हमें बुक लगी है, हमारे सिलेबस में ही है, मर्डर इन द कैथीड्रल. तो उसमें आप ये पढ़ोगे कि इसमें थॉमस मोर होते हैं, हेनरी 8th के टाइम पे होते हैं वो. थॉमस मोर एक रिलीजियस, वो एक पोप होते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन. पहले वो भी करप्ट होते हैं, बट लेटर जब जब वो भी पोप बनते हैं तो वो बहुत ही अपने लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं. तो उनमें किंग के लिए वो आ जाता है अंदर से कि नहीं, मुझे इनका साथ नहीं देना चाहिए बिकॉज ही इज़ रॉन्ग. वो सच्चाई का साथ देने लगते हैं, अपनी जनता का साथ देने लगते हैं. तो किंग उनसे भिड़ जाता है, उनसे उसकी दुश्मनी हो जाती है. तो वो रिवेंज लेना चाहता है उससे, उसे मार के. लेकिन वो ऑर्डिनरी रिलीजियस पर्सन जो जो कि पोप होते हैं, जब वो जब उनकी डेथ हो जाती है, जब वो मार दिए जाते हैं, तो वो सेंट बन जाते हैं. लोग उनकी पूजा करते हैं, उन्हें उनकी पूजा करते हैं, उन्हें प्रे करते हैं. तो इसका मतलब होता है कैनोनाइजेशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं. फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. पहली ही लाइन में आप देख रहे हो एक फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट है. फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. एकदम फोर्सफुली सजेस्टिव लाइन है कि आप भगवान के लिए अपनी ज़बान को लगाम दो और मुझे प्यार करने दो. ये इसमें जो पोएट हैं वो अपने फ्रेंड से बोल रहा है कि अपनी ज़बान पे लगाम दो और मुझे प्यार करने दो. और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट, माई 5 ग्रे हेयर्स और रुइन फॉर्च्यून फ्लाउड. और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट. पालसी मतलब पार्शियल पैरालिसिस, और गाउट होती है एक बीमारी जो पैरों में होती है. तो वो उसका फ्रेंड, सॉरी, वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि अपनी ज़बान को लगाम दो, मुझे प्यार करने दो. और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट, माई 5 ग्रे हेयर्स. 5 ग्रे हेयर्स का मतलब यहाँ पे बूढ़ा हो रहा है वो, हिज ग्रोइंग एज. और रूइंड फॉर्च्यून फ्लाउड, मिस फॉर्च्यून है ना. वो उसकी किस्मत उसकी किस्मत बेकार हो चुकी है, बदकिस्मत हो चुका है. उसके पास वेल्थ नहीं है, वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, उसके पास कुछ ऐसा नहीं है अच्छा सा. तो वो ये बोल रहा है कि तुम अपनी ज़बान को लगाम दो, मुझे प्यार करने दो. तो उसका फ्रेंड क्या कर रहा है, इन चीज़ों के बारे में उसको एक्सक्यूज़ दे रहा है.
ही इज़ रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज वीकनेसेस, ऑफ हिज फिजिकल वीकनेसेस, और क्या कहते हैं, उसकी ग्रोइंग एज के बारे में उसको रिमाइंड करा रहा है। तो वो बोल रहा है कि मुझे रिमाइंड मत कराओ कि मैं कितना बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी एज बढ़ती चली जा रही है, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। तो मुझे प्यार करने दो और अपनी ज़बान को लगाम दो। With wealth your state, your mind with arts improve. Take your course, get your place. Observe his honor or his grace, or the king's real or his stamped face. Contemplate what you will approve, so you will let me laugh. वो ये उसको अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि बिल्कुल भी मेरे प्यार करने में तुम बाधा बन रहे हो, तुम इंटरप्ट कर रहे हो, तो वो मत करो। और मुझे मेरी फ़िज़िकल वीकनेसेस, मेरी ग्रोइंग एज के बारे में रिमाइंड मत कराओ। मुझे ये चीज़ें मुझे प्यार करने से नहीं रोक सकती हैं। अब यहाँ पे विद वेल्थ योर स्टेट, योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, टेक योर कोर्स, गेट योर प्लेस। पोइट ये कह रहा है कि तुम जाके कुछ अच्छा सा कोई अच्छी सी पोजीशन क्यों नहीं लेते, कुछ अच्छा सा कोर्स करो, कुछ अच्छा सा पढ़ाई करो, या अच्छा सा कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अच्छी सी पोजीशन लो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस। किंग के दरबार में जाओ, उसे सर्व करो, और क्या कहते हैं, उसे खुश करो, फ्लैटर करो, और हिज स्टैम्प्ड फेस। स्टैम्प्ड फेस मतलब पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जो कॉइन्स होते थे ना, सोने चांदी के सिक्के होते थे, उसमें जो किंग होता था वो अपने चेहरे को बनवाता था। तो तुम जाओ, उसको फ्लैटर करो, उससे खुश करो, और उससे बहुत सारे, वो तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देगा, तुम्हें सिक्के देगा, तुम्हें पैसे देगा, वो तुम्हें वो सब चीज़ें देगा, वो तुम्हें वेल्थ देगा जो तुम्हें चाहिए। वॉट यू विल अप्रूव, जो तुम्हारे लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हो सार्काज़म है, सार्कास्टिक वे में वो बोल रहा है कि तुम तो मतलब उसे तो बस प्यार करना है, सो यू विल लेट मी लव। तुम अपने काम से, माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो, जाओ अपने, हाँ, योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। विद वेल्थ योर स्टेट, अच्छा सा कमाई करो, अच्छी सी पोजीशन लो, अच्छा सा कोई कोर्स कर लो, और किंग के उसमें जाओ, क्या बोलते थे उसको, राजसभा में जाओ, उसे खुश करो, उसे सर्व करो, उसके लिए काम करो, और वो तुम्हें बहुत सारे सिक्के देगा, वो तुम्हें खुश होके बहुत सारा वेल्थ देगा। दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट। लेकिन मुझे जस्ट लेट मी लव, मुझे सिर्फ प्यार करना है, तो मुझे प्यार करने दो, डू नॉट इंटरप्ट। ठीक है। Alas, alas, who's injured by my love? What merchant ship have my sighs drowned? Who says my tears have overflowed his ground? When did my coals of forward spring remove? When did the heats which my veins fill add one more to the plaguey bill? Soldiers find wars and lawyers find out still litigious men, which quarrels move those she and I do love. ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अलास अलास, जब आप दुखी होते हो तो ऐसा बोलते हो, अलास अलास। हु इज इंजर्ड बाय माई लव, किसे प्रॉब्लम है मेरे, कौन इंजर्ड हो रहा है मेरे प्यार करने से। वॉट मर्चेंट शिप हैव माई साइज ड्राउंड, साइज सांसें, जब मैं प्यार में सांसें लेता हूँ तो किस मर्चेंट की शिप को मैंने डुबा दिया मेरी सांसों से। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, जब मैं प्यार में रोता हूँ इमोशनल होके, तो मैंने किसकी ज़मीन को ओवरफ्लो कर दिया, किसकी ज़मीन को अपने आंसुओं से बहा दिया है। When did my colds of forward spring remove, मेरे मुझे कोल्ड होने से, मेरे रोने से, कोल्ड होने से, और तो किसकी ज़िंदगी का स्प्रिंग रिमूव हो गया है, किसकी ज़िंदगी की खुशियाँ चली गई हैं। When did the heats which my veins fill add one more to the plaguey bill? ऑलराइट, तो प्लेगी बिल क्या है यहाँ पे, पहले एलिजाबेथन एज में प्लेग होता था, महामारी फैली थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, और ऐसा बोला जाता था कि प्लेग बहुत सही शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से होता है। तो प्लेगी बिल मतलब होता है कि उन लोगों के नाम, उन लोगों की लिस्ट जो लोग मारे गए हैं उस प्लेग, उस महामारी की वजह से। तो व्हेन डिड द हीट्स विच माई वेन्स फिल,
मेरे शरीर के अंदर जो मेरी वेन्स के अंदर, मेरी जो नसों के अंदर जो गर्मी है, प्यार वाली गर्मी, एड वन मोर टू द प्लेगी बिल, उससे किसको इतना दिक्कत हुआ, किसको नुकसान हुआ है कि वो मर गया है और प्लेगी बिल में उसका नाम ऐड हो गया है, मतलब वो भी वन ऑफ देम हो गया है. सोल्जर्स फाइंड वॉर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस में. ओके, जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उन्हें वो अभी भी लड़ाई लड़ने जाते हैं. उन्हें लड़ने, मिलिट्री मैन का काम होता है लड़ाई करना, प्रोटेक्ट करना अपनी कंट्री को, तो वो अभी भी वही कर रहे हैं. एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस. लिटिजियस मतलब मुकदमा होता है. जो लोग लॉयर्स जो होते हैं वो मुकदमा लड़ते हैं, तो उन्हें अभी भी वो लोग मिल रहे हैं जो मुकदमा जिन्हें मुकदमा लड़वाना होता है अपने फेवर में. विच क्वेरल्स मूव, मेरे और मेरी बिलवेड के प्यार करने से इन्हें कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है. ये अभी भी वॉर लड़ने जा रहे हैं. ये अभी भी इन्हें मुकदमे मिल रहे हैं. किसका नुकसान हो रहा है मेरे प्यार करने से? क्यों क्यों हमें रोक रहे हो तुम प्यार करने से? Calls what you will, we are made such by love. Call her one, me another fly. We are tapers too, and at our own cost die. And we in us find the eagle and the dove. All right. So call us what you will, we are made such by love. जो तुम्हें हमें बुलाना है, जिस नाम से बुलाना चाहते हो हमें बुला सकते हो. वो अपने उसी फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन कर रहा है जिसको वो रोक रहा था कि अपनी ज़बान पे लगाम दो, मुझे इंटरप्ट मत करो. वो बोल रहा है कि जो भी तुम मुझे बुलाना चाहते हो बुला लो, मुझे जिस नाम से बुलाना चाहते हो, हम मुझे और मेरी बिलवेड को हमें बुला सकते हो. वी आर मेड सच बाय लव. कॉल हर वन, मी अनदर फ्लाई. तुम चाहो तो हमें फ्लाई, हमें मक्खी बुला सकते हो. वो मक्खी जो रोशनी की तरफ भागती है, जो कैंडल्स जल रहे होते हैं तो उनकी तरफ भागती है, जबकि उसे पता होता है कि जब आप कैंडल के पास जाओगे तो आप जल जाओगे, लेकिन फिर भी वो वहीं पे मंडराती है, वहीं पे जाती है. तो वी आर टेपर्स टू, टेपर्स मतलब कैंडल्स, एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई. हमें एक दूसरे के लिए मर भी जाते हैं. हमें फ्लाई बुलाओ, हमें टेपर्स भी बुलाओ फिर, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए मर जाते हैं. मोमबत्ती मोमबत्ती जलती है, अपने आप को ही जलाती है, पिघलती है, फिर उससे बनती है. एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव. ओके, यहाँ पे बहुत ही वियर्ड कंपैरिजन्स हुए हैं, ईगल एंड डव और टेपर्स एंड फ्लाइज. अभी मैं आपको बताऊंगी जब मैं क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में कुछ बताऊंगी आपको. एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड डव. ईगल एक डिस्ट्रॉयर ईगल सिम्बलाइज करता है, डिस्ट्रॉयर होता है ईगल. एंड द डव एक पीसफुल पक्षी होता है डव. तो यहाँ पे एक डिस्ट्रॉयर है, एक डिस्ट्रॉयड, बीइंग डिस्ट्रॉयड है. तो तुम हम में वो दोनों चीज़ पाओगे. हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय हो भी सकते हैं अपने प्यार में. द फीनिक्स रिडल हैथ मोर वेट. हैथ मतलब हैज़, पुरानी इंग्लिश में हैथ बोलते हैं. फीनिक्स, गाइस, फीनिक्स एक पक्षी होता है, एक मिथिकल बर्ड है, क्योंकि कभी किसी ने रियल दुनिया में उसे देखा नहीं है. ऐसा कहा जाता है कि फीनिक्स वो बर्ड है विच कंटेन्स बोथ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल एज वेल. ऐसा कहा जाता है कि एक ही बर्ड में दोनों सेक्सेस होते हैं, और इनकी और एक दूसरी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है, अपने ही राख से, अपनी ही ऐश से ये दोबारा जन्म लेते हैं. ये जल जाते हैं. इनकी मौत कैसी होती है? ये अपने आप जल जाते हैं, जल के राख बन जाते हैं, और उसी राख से दोबारा जन्म लेते हैं. तो फिनिक्स उस बर्ड को बोला जाता है. द फिनिक्स रिडल, रिडल पजल, हम कोई पजल सॉल्व करते हैं, या हम कोई ऐसी कोई चीज़ सॉल्व करते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका कोई जिसे आपको बहुत दिमाग लगा के वो करना पड़े. तो वो ऐसा बोल रहा है कि फिनिक्स रिडल हैथ मोर वेट. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है फिनिक्स रिडल को सॉल्व करना. ये जो रहस्य है फिनिक्स का, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है. By us, we two being one are it, so to one neutral thing both sexes fit. We die and rise the same and prove mysterious by this love. तो वो ऐसा कह रहा है पोएट कि
ऐसा जो रहस्य है, फिनिक्स का रहस्य है, वो कोई सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन हम दोनों ने, मैंने और मेरी बिलवेड ने इसे सॉल्व कर लिया है। अब वो कैसे सॉल्व किया इन्होंने? पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई थी फिनिक्स की कि बोथ सेक्सेस होते हैं, तो ये बोल रहा है टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। हम दोनों भी एक फिनिक्स बर्ड की तरह दो जिस्म एक जान है, हम दोनों एक ही में हैं, मतलब तो वही दो जिस्म एक जान, हम इतना प्यार है हमें कि हम एक जान है। तो ये पहला चीज़ जो हमने सॉल्व किया है उसके रहस्य को, वो ये है कि वो दोनों सेक्सेस वो उसके एक बर्ड के अंदर होता है, तो हम भी दोनों एक ही हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या थी? वो अपनी ही राख से जन्म लेता है, मतलब वो मरता है और जन्म लेता है। वी डाई एंड राइज द सेम, हम भी उसी की तरह मरते हैं, हम भी मरेंगे और हम भी दोबारा से जन्म लेंगे। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, और उसके बाद हम भी रहस्यमयी हो जाएंगे। लोग हमें भी यही सोचेंगे, ये कैसा रहस्य है इन दोनों के प्यार का, ये कैसे ये एक थे, एक ही थे, और ये मरे और इन्होंने फिर जन्म लिया। ठीक है, तो जो फिनिक्स बर्ड होती है, फिनिक्स जो ये साइक्लिकली बर्न्स टू डेथ एंड इज रिटर्न फ्रॉम हिज reborn from its own ashes. तो reborn, this is what we call it, reborn. We die and rise the same. हम फिनिक्स बर्ड की तरह मरते हैं, मरेंगे और वापस से रीबॉर्न होगा हमारे प्यार का। उसका मतलब रीबॉर्न का मतलब फिजिकली दोबारा पैदा होना नहीं होता है। जो उनका प्यार है वो दोबारा, वो फिर से पैदा होगा, वो याद रहेगा सबको, वो सब देखेंगे उनके मरने के बाद भी। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव। अगर हम अपने प्यार के साथ जिंदा नहीं रह सकते तो एटलीस्ट वी कैन डाई विद ईच अदर, वी कैन डाई फॉर ईच अदर, वी कैन डाई फॉर आवर लव। अगर हम एक साथ जिंदा नहीं रह सकते तो हम मर तो सकते हैं, तो हम साथ में मर जाएंगे। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम और हेयर्स, अब हेयर्स होता है, टॉम आप जानते हो मकबरा होता है, और हेयर्स होता है जो मकबरे के ऊपर वो स्टोन नहीं बना होता जिसमें लिखा रहता है इन लविंग मेमोरी ऑफ सो एंड सो, उसे बोलते हैं। इफ़ अनफिट फॉर टॉम, अगर हम उस एक हमें मकबरे में जगह नहीं दिया जाएगा या हमें हमारे नाम नहीं लिखे जाएंगे, आर लीजेंड बी इट विल बी फिट फॉर वर्स। वर्स मतलब पोइट्री, लीजेंड मतलब हमारी जो कहानी है वो हमारी लीजेंडरी बोलते हैं ना, हमारी लीजेंडरी। तो हमारी जो ये लीजेंडरी लव स्टोरी है ना, इसे अगर हमें एक साथ हमें इतनी जगह नहीं दी गई कि हमें हमें रिस्पेक्ट के साथ टॉम नहीं दिया गया, हमारा नाम नहीं लिखा गया उसमें, तो हमें पोइट्री में लिखा जाएगा, हम पोइट्री में याद किए जाएंगे, हमें सब याद करेंगे, हमारी ये लीजेंडरी लव स्टोरी पूरी दुनिया पढ़ेगी। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, क्रॉनिकल मतलब हम हिस्ट्री में, हम इतिहास में हम अगर कोई जगह नहीं बना पाए, विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रेटी रूम्स, हमें सोनेट में जगह मिल जाएगी। जैसे हमने शेक्सपियर की वो सोनेट पढ़ी थी, ऐसे ही कोई राइटर हमारी लीजेंडरी लव स्टोरी को सोनेट में पिरोएगा, उसे लिखेगा हमारे बारे में। As well, a well-wrought urn becomes the greatest ashes as half-acre tombs, and by these hymns all shall approve as canonized love. तो ये बोल रहा है कि will build in sonet pretty rooms, हमारे बारे में आगे चल के जब हम नहीं होंगे इस दुनिया में, हम कैनोनाइज्ड हो जाएंगे, तो पोइट्स जो होते हैं वो हमारी कहानी को अपने लव सोनेट्स में लिखेंगे, हमारी लव स्टोरी को वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे बाय थ्रू दियर सोनेट्स, थ्रू दियर वर्स। तो हमारे लिए वो जो लव सोनेट में जो जगह हमें दी जाएगी, जो हमारी कहानी वहाँ पे लिखी जाएगी, वो बिल्कुल हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट होगी जैसे कि हाफ एकड़ जो हमें टॉम मिलेगा, जो मकबरा मिलेगा, उसमें हमारी एशेज़, हमारी राख पड़ी होगी, बिल्कुल उसी तरह हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हमें टॉम्स में लोगों ने जगह नहीं दी और हमें वर्स में जगह मिली, तो हमारे लिए ये किसी टॉम से, किसी मॉन्यूमेंट से कम नहीं होगा।
क्योंकि हमें हाइम्स यहाँ पे जगह मिली है जहाँ पे पूरी दुनिया हमें हमेशा याद रखेगी, हमेशा पढ़ती रहेगी हमें। कैनानाइज्ड फॉर लव, अपने प्यार में कैनानाइज, सेंट्स, दे हैव बिकम लव, they have become saints of love, who did the whole world soul contract and drove into the glasses of your eyes, so made such mirrors and such spies. पोइट अपनी बिलवेड को कह रहा है कि सॉरी, वो जो पोइट्स इनकी कहानी को लिखेंगे अपने लव सोनेट्स में, वो कहेंगे, वो पोइट्स कहेंगे इनकी कहानी में कि आपको दुनिया कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे की आँखों में ही जब आप देखते हैं तो सारी दुनिया नज़र आ जाती है। So made such mirrors and such spies that they did all to you epitomize. जब आप जिंदा थे तो आपके प्यार के लिए उन्होंने कभी कुछ बस सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट रहे, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने आपको समझा नहीं। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स, बेग फ्रॉम अबव मतलब गॉड, अ पैटर्न ऑफ योर लव, मतलब आपके प्यार की मिसाल होगी। जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था वही लोग आपके प्यार को, आपको सेंट बना के आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि आप प्यार के सेंट्स बन चुके हो। यू गाइज हैव बीन कैनोनाइज्ड। ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया लाइन बाय लाइन पोएम। मैं आपको इसका थोड़ा सा बताती हूँ, इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री कैसे है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी मेटाफिजिकल पोएम्स हैं वो दे ऑल हैव अ रिलीजियस सेंटिमेंट। वो रिलीजियस होती हैं, ऑब्वियसली रिलीजियस होंगी क्योंकि स्पिरिचुअल होती हैं, स्पिरिचुअल फिलोसफिकल होती हैं, ठीक है। और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, हाईली विटी होती हैं, इंटेलेक्चुअल होती हैं। मतलब इस पोएम में तो आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ इमोशनल एंड इमोशन और इंटेलेक्चुअलिटी। इट यूजेस कंसीट्स, न्यू एंड ओरिजिनल कंसीट्स। ओरिजिनल मतलब कंसीट्स का क्या मतलब होता है? कंसीट्स का मतलब होता है कि वियर्ड कंपैरिजन्स, मतलब जैसे दो अजीब अजीब चीज़ों का आप करोगे, बहुत आपको डिसिमिलर थिंग्स का जो कंपैरिजन होता है ना, वो होता है कंसीट्स। अब डिसिमिलर थिंग्स मतलब जैसे आप देख रहे हो फ्लाइज एंड क्या था वो, टेपर्स, सॉरी, हाँ, फ्लाइज एंड टेपर्स, मोमबत्ती और फ्लाई का जो कंपैरिजन था, यहाँ पे आप देख रहे हो उसका डव और ईगल का कंपैरिजन था, फिनिक्स है, ये चीज़ें बहुत वियर्ड कंपैरिजन। तो इट यूजेस कंसीट्स, ये मेटाफिजिकल पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक है एक। और हाँ, ये आप रिदम देख रहे हो, इसका रिदम रफ है, कॉन्वर्सेशनल रिदम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग आप देख रहे हो कि कॉन्वर्सेशनल, आप देख रहे हो कि वो जो पोएट है वो अपने फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन कर रहा है जिसमें सिर्फ एक इंसान इन्वॉल्व है। ऐसा लग रहा है कि कोई सुनने वाला है वहाँ पे, पर उसका कोई रिएक्शन नहीं है वापस, वो कुछ नहीं बोलता है। मोनोलॉग मतलब सिर्फ एक इंसान जब बोलता है, ठीक है। ड्रामेटिक मतलब आप खुद ही देख रहे हो इसमें ड्रामेटिक कैसा होता है कि किसका नुकसान हो रहा है मेरे प्यार करने से, होल्ड योर टंग, अपनी ज़बान को लगाम दो और मुझे प्यार करने दो। मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिससे देख के ये लग रहा है कि वो किसी से बात कर रहा है, कॉन्वर्सेशन। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है और कॉन्वर्सेशनल है इसकी जो भाषा है। और रिदम कैसा है? रफ है ना, रफ रिदम है। वो जितने भी कंपैरिजंस कर रहा है, जितने भी एग्जाम्पल्स दे रहा है, बहुत ही रूड और रफ अजीब सा है ना, वियर्ड है। और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, बहुत सरप्राइजिंग वर्ड्स हैं ऑब्वियसली। फ्यूजन ऑफ इमोशन और इंटेलेक्ट है, मतलब इमोशंस भी आप देख रहे हो, जब मैं ये पॉइंट तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और हाँ, इसकी जो रिदम है वो रफ तो है ही है, स्पीच लाइक रिदम है इसका, देखिए, क्योंकि ये बात कर रहा है, कॉन्वर्सेशन है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। आप समझ रहे हो ना, ड्रामेटिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मोनोलॉग एक्सप्लेन किया जब एक इंसान बोल रहा है, तो मोनोलॉग होता है वहाँ पे। और कॉन्वर्सेशनल है, आप देख रहे हो कि बिल्कुल एक्सप्रेशंस के साथ वो बातें कर रहा है उससे, है ना। और सॉरी, रिदम इसकी रफ है और स्पीच है, मतलब रिदम तो है ही, जैसे ये है ना आपके रूम्स बिकम्स टॉम्स, टोम्स, अप्रूव, लव, है ना। तो ये आपका जो
रिदम है, राइमिंग स्कीम जो बन रही है आपकी, लास्ट के जो शब्द हैं, वर्ड हैं, वो मिल रहे हैं, मतलब सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो ये जो है ये रिदम है, रिदम में चल रही है पोयम। लेकिन स्पीच है ना, स्पीच जैसा है, वो बोल ही तो रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, देखिए कॉन्वर्सेशन कर। आई गेस ये हो गया है पूरा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगी। ओके, वेल, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।